नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। सबसे पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप सभी ने होली के त्योहार को बहुत अच्छे से मनाया होगा, परिवार वालों के साथ मनाया होगा, या नहीं भी अगर मना पाए होंगे तो एक जब त्योहार होता है तो वहां पे कुछ मीठा खाया जाता है, कुछ बेहतर खाया जाता है, तो कुछ ना कुछ अपने लिहाज से, अपने तरीके से आपने कुछ तो किया ही होगा। और इसी उम्मीद के साथ कि आगे आने वाले साल, आगे आने वाले त्योहारों को आप और बेहतर तरीके से मना सकें, चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और इस सेशन में शुरू करेंगे हम उस सवाल के साथ में जो कि हमने आपसे पहले पूछा था। तो केदारनाथ रोपवे परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत विकसित किया जाएगा और फिर यह 4 धाम यात्रा का हिस्सा है। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? क्या है इसका सही जवाब? चलिए, तो अब इसके सही जवाब की बात करें तो हमें यह पता होना चाहिए कि तथ्यात्मक जानकारी क्या है। तथ्यात्मक जानकारी की बात करें तो पर्वतमाला परियोजना के तहत इसका विकास किया जाएगा, विकसित किया जाएगा, यह बात सही है। और दूसरी बात, 4 धाम यात्रा जो है, जो उत्तराखंड से संबंधित है, वहां पे हम देखें तो केदारनाथ रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। अब जरा देख लीजिए ये है कहां पे केदारनाथ रोपवे। ये उत्तराखंड में केदारनाथ क्षेत्र है और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। अब यहां पे अगर आप देखें तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, इस क्षेत्र में आपको देखना होगा कि ये कहां से कहां तक के लिए है। तो उसके लिए आपको पूरी स्थिति सोनप्रयाग से लेकर के केदारनाथ तक में यह पूरा रोपवे तैयार हो रहा है, जिसकी वजह से एक लंबी दूरी, मतलब कि 11.5 किलोमीटर की दूरी कवर हो जाएगी। और उस दूरी को कवर करने में हम कह सकते हैं कि जो परेशानियां होती थी वो नहीं होंगी, वो आसानी होगी। इस वजह से यह काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो उत्तराखंड सरकार समुद्र तल से 11,500 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे लंबा रोपवे बनाने की योजना बना रही है। और 11.5 किलोमीटर लंबे रोपवे रुद्रप्रयाग में केदारनाथ तीर्थ स्थल तक देखिए पहुंचने के लिए। तो अगर कहीं पे यह जाने की बात है, चूंकि वहां लोग ज्यादा जाते हैं, तीर्थयात्री ज्यादा जाते हैं और वहां पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसे आसान किया गया है, समय को बचाया गया है। और उसके साथ ही इसके अलावा एक श्री हेमकुंड साहिब के लिए भी रोपवे अलग से बन रहा है। तो ये 2 रोपवे हैं, इनके बारे में भी आपको पता रहे। और इसके अलावा कुछ और बात है कि तीर्थ स्थल तक 16 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है, जिसके लिए पूरा दिन निकल जाता है। थोड़ा सा कहीं पे लंबाई को लेकर अलग अलग है, लेकिन मुख्य बात यह कि समय ज्यादा लगता है। अब आगे देखिए, माधव राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित, अब इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है सी, 1 और 2 दोनों। चलिए अगला सवाल देखिए, माधव राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान का 9वां टाइगर रिजर्व बन गया है और यह पार्क देश के 32 प्रमुख बाघ गलियारों में से एक अंतर्गत आता है, जिनका प्रबंधन बाघ संरक्षण योजना के माध्यम से किया जाता है। क्या है इसका सही जवाब? देखिए, यह 9वां टाइगर रिजर्व बना है, लेकिन राजस्थान का नहीं है, एमपी का बना है। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व इस वक्त कहां है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। अब आप मुझे कमेंट करके चाहे तो बता सकते हैं कि अब इसके बनने के बाद 9वां टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान बन गया है, तो देश में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी हो गई? कमेंट करके एक बार बताइए। और दूसरी जानकारी की, यह पार्क देश के 32 प्रमुख बाघ गलियारों में से एक है। तो ये बात भी सही है। देश में कितने गलियारे हैं? बाघ गलियारे 32 हैं। बाघ गलियारों से क्या है? बाघों की आवाजाही के लिए एक गलियारा अगर है तो उनकी अच्छी है, उनकी अच्छाई क्या है कि उनके जीवन में वृद्धि होगी, मानव से उनका संघर्ष कम होगा। ये बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो पहला वाला गलत हो गया स्टेट की वजह से, दूसरा वाला सही है, तो केवल 2 बी सही जवाब है। फिर आगे देखें, यहां पे है कि माधव नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के नक्शे में यहां पर है। यह क्षेत्र है शिवपुरी, शिवपुरी में है। शिवपुरी में ये वो जगह है जहां एक टाइम पे शिकारगाह हुआ करता था। मुगलों के जमाने में भी था, सिंधिया के जमाने में भी था, अंग्रेजों के जमाने में भी था। तो यहां पे शिकार करने आते थे राजा महाराजा। अब देखिए, बाघ के बारे में मोटा मोटा आपको पता रहे कि जो हमारा महाद्वीप क्षेत्र है, पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस और सुंडा पैंथेरा टाइग्रिस सोंडाइका, है ना, बाघों की उप प्रजातियां हैं ये। इसके अलावा अगर हम बात करें
तो स्थिति क्या है आईयूसीएन में, इसकी लुप्त प्राय है। हमारे देश की में की अगर हम बात करें तो जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस है। अब उसमें हम बात करें तो आईयूसीएन के रेड लिस्ट में लुप्त प्राय है। उसके बाद साइट्स में परिशिष्ट एक में है, व्यापार नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए विश्व के जो हम विश्व कह रहे हैं, जो वन जीव संरक्षण अंक की बात करें या हम, तो उसको लेकर के अनुसूची एक में इसे रखा गया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि इसको अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उसको खतरा होगा, यानी कि उसको सजा भी हो सकती है। तो हम देखें तो इनके संरक्षण के पर्याप्त प्रयास किए गए हैं, लेकिन चूंकि इनका शिकार होता है, वनों की जो हम देखें स्थिति है वो कमजोर होती जा रही है, वो सिकुड़ रहे हैं, तो नुकसान इनको हो रहा है। अब ऐसे में थोड़ी बातें और जानना जरूरी है। सरकार कुछ प्रयास भी कर रही है, जैसे भारत सरकार ने एक प्रयास किया था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, इसके अलावा चीता, जगुआर और प्यूमा, ये 7 जो बड़ी बिल्लियां हैं, बिग कैट्स हैं, इसके लिए एक अलायंस शुरू किया था भारत सरकार ने। ठीक है, तो ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है। बाघों की गणना भी होती है 5-5 साल में। अगर आपको जानकारी हो तो सबसे ज्यादा बाघ भारत में कहां पे हैं, तो वो मध्य प्रदेश में ही है। तो मध्य प्रदेश को इसी वजह से टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, और दुनिया के 70% बाघ भारत में ही है। अब यहां पर इसके जवाब को लेकर बात करें तो हमने देख लिया था इसका जवाब क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और भारत की नदी डॉल्फिन के पहले व्यापक सर्वेक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है इनमें, इसमें केवल गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की मुख्य धाराएं और सहायक नदियां ही शामिल हैं। नदी डॉल्फिन के पहले व्यापक सर्वेक्षण के बारे में देखिए, डॉल्फिन सिर्फ यही नहीं है, गंगा और ब्रह्मपुत्र में नहीं है, और भी है। अब दूसरा देखिए, सर्वेक्षण में सिंधु बेसिन में केवल 3 सिंधु नदी डॉल्फिन पाई गई, जो पंजाब में ब्यास नदी में थी। अब आप ये बताइए कि या तो ऊपर वाली बात सही हो सकती है जिसमें कहा है केवल गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की मुख्य धाराएं और सहायक नदियां शामिल हैं, क्योंकि वहीं जहां गणना वहीं होगी, रिपोर्ट वहीं तैयार होगी जहां पे वो होंगी। या तो ये बात भी सही, दोनों में से एक ही बात सही हो सकती है, या तो फिर ये सही है तो फिर ये गलत है। तो ये दूसरी वाली बात तो देखिए सही है, और अगर दूसरी वाली बात सही तो पहली वाली गलत हो जाएगी, क्योंकि केवल गंगा ब्रह्मपुत्र नहीं, सिंधु बेसिन में भी अगर है तो वहां भी सर्वेक्षण हुआ है, उसकी भी जानकारी मिली है। तो ऐसे में क्या हो गया सही जवाब, यहां पूछ रहा है विचार करके सही विकल्प चुनना है, तो पहला वाला तो गलत है, दूसरा वाला सही है, तो केवल 2 हो गया सही जवाब। ठीक है, चलिए इस सवाल का जवाब भी आपने देख लिया था, केवल 2 था। आगे वाले सवाल पे आए, इसका जवाब भी क्या है, केवल 2 है। अब अगले सवाल पे आते हैं, अंदाजा लगाइए कि केवल 2 है, पहले इसको जान लीजिए। जो अभी ये डॉल्फिन से संबंधित सर्वेक्षण हुआ, उससे रिपोर्ट आई, तो उसमें पता चला कि सबसे ज्यादा डॉल्फिन कहां पे हैं, उत्तर प्रदेश में है 2397, बिहार में 2220, असम में 635, ठीक है, झारखंड में 162, वेस्ट बंगाल में 815, सबसे ज्यादा कहां है, यूपी, फिर बिहार। अब उसके बाद देखिए जो गंगा की डॉल्फिन है 6324, ये गंगेश रिवर डॉल्फिन की बात करें तो 3 जो है इंडस रिवर में है, और 6324 गंगेश रिवर डॉल्फिन है, और इसमें गंगा की मेन स्ट्रीम में कितनी है, 3275 है। तो सबसे ज्यादा कहां है, गंगा की मेन स्ट्रीम में है, और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है उसमें है 2414 सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद बाकी का स्थिति उसके तुलना में कम है। ठीक है, तो भले सिंधु में कम है लेकिन है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में हमने काफी बातें पहले भी की हैं, जैसे कि आईयूसीएन के रेड लिस्ट में से इंडेंजर्ड में रखा गया है, साइट्स में इसको परिशिष्ट एक में रखा गया है। तो अब यहाँ पे कुछ बातें और आपको जानना जरूरी है। हमने इसके बारे में जो बात की थी, जैसे कि ये बात की थी कि ये देख नहीं सकते, और इनको क्या कहा जाता है, सुसु कहा जाता है, स्थानीय भाषा में सुसु। तो ये सवाल भी आता है। और इससे संबंधित हम बात करें तो विक्रमशिला सेंचुरी है, कहां पे है, बिहार में है। बिहार में कहां पे है बताइए, भागलपुर में। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले महत्वपूर्ण जानकारी कि जो भी विद्यार्थी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं दृष्टि आईएएस के ऑफलाइन क्लास के माध्यम से, तो उनके लिए सूचना है कि नोएडा सेक्टर 15 में यूपीएससी का जीएस फाउंडेशन बैच 26 मार्च से शुरू हो रहा है शाम को 6 बजे। वहां एडमिशन लेने के लिए वो चाहे तो जानकारी ले सकते हैं, और जानकारी लेने के साथ वहां जाएं और उसके बाद क्लासेस शुरू करें, क्योंकि शुरू है एडमिशन। फिर लखनऊ से अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो यूपीएससी जीएस फाउंडेशन बैच के लिए एडमिशन शुरू है, 31 मार्च से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, और शाम को 6:15 बजे का बैच रहेगा। इसके अलावा यूपीपीसीएस की अगर कोई तैयारी करना चाहता है
तो 31 मार्च से लखनऊ में इसके लिए भी एडमिशन शुरू है। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो उस जानकारी के लिए आप कुछ भी पूछना है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या तो सेंटर पे भी जा सकते हैं, लेकिन नंबर बताना है तो 8750187501। तो ये वो नंबर है जिसपे आप कॉल करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी एडमिशन से रिलेटेड या क्लासेस से रिलेटेड, सेंटर से रिलेटेड, जो भी आपको चाहिए। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों देशों पर विचार कीजिए। नागालैंड, मिजोरम, असम और म्यांमार। उपर्युक्त देशों राज्यों में से कितने की सीमा मणिपुर से लगती है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 और डी उपरोक्त सभी। आप बताइए किससे पूछ रहा है? मणिपुर से। तो हमें दुनिया के नक्शे पर तो नहीं, भारत के नक्शे पर चलिए आइए और देखिए मणिपुर कहां पे है। ये है मणिपुर। अब एक तरफ से म्यांमार से तो लग ही रहा है, बाकी किससे लग रहा है पूछ रहा है? नागालैंड, मिजोरम और असम, क्या इनसे लगता है? ये देखिए, अगर हम देखें ये ऊपर वाला क्षेत्र नागालैंड का है, ये वाला जिससे सीमा बना रहा है, फिर इधर ये असम है, ये सीमा बना रहा है, और इसके बाद ये मिजोरम है जिससे ये सीमा बना रहा है। सबसे ही तो बना रहा है। अगर सबसे बना रहा है तो हम क्या कहेंगे? उपरोक्त सभी या उपर्युक्त सभी। चलिए अब उसके बाद थक्कोलम मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाम पहली बार अगर नहीं सुना है या सुना है तो चलिए आज और जान लेते हैं। कोसस्थलाई नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण पल्लवों द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद मंदिर में पल्लव राजा अपराजिता सहित कुल 51 शिलालेख पाए गए हैं और वे शहर को तिरुवरुल के नाम से भी संदर्भित करते हैं। अब आपको बताना है कितने कथन इसमें से सही है। देखिए ये एक ऐसी जानकारी है जो आप तक पहुंचनी चाहिए थी, जो ये सारी की सारी जानकारियां सही है। खबर क्या है पहले वो समझिए। अगर हम देखें उत्तरी तमिलनाडु के क्षेत्र में तो वहां पे यह मंदिर है, थक्कोलम मंदिर। और इस थक्कोलम मंदिर की बात यह है कि ये कोसस्थलाई नदी के तट पर है। फिर उसके बाद इसका निर्माण पल्लवों द्वारा किया गया, ये भी तट सही है। और पल्लव राजा अपराजिता सहित कुल 51 शिलालेख पाए गए हैं और वे शहर को तिरुवरुल के नाम से भी संदर्भित करते हैं। किसके नाम से? तिरुवरुल। ये सारी बातें सही है, लेकिन ये अभी चर्चा में क्यों था? क्योंकि जो थक्कोलम मंदिर है वह जो है कोसस्थलाई नदी से लगा हुआ है। तो थक्कोलम मंदिर की जो बाहरी दीवार है अभी हाल ही में इसी नदी के तट के पास ही ढह गई, जिसकी वजह से खबर काफी चर्चा में थी। तो जवाब तो बात क्या चल चुकी है? सी होगा, उपरोक्त सभी होंगे। तीनों ही बातें इसमें से सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दूसरा, इसे प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल माना जाता है। और तीसरा, यह बिहार राज्य का पहला आर्द्र भूमि है। अब देखिए, आपको पहले दो स्टेटमेंट ना भी पता हो, अगर आपको यह पता हो कि बिहार राज्य का पहला आर्द्र भूमि है तो आप जवाब दे देंगे। या फिर विकल्प से भी आप दे सकते हैं, जैसे कंवर झील, रेणुका वेटलैंड, चिल्का झील या सांभर झील। रेणुका झील कहां है? हिमाचल में है। फिर सांभर झील कहां है? राजस्थान में है। फिर चिल्का झील कहां है? ओडिशा में है। अब उसके बाद बचता कौन है? कंवर झील। ये कहां है? बिहार राज्य का पहला। अगर आपको ये भी पता है कि ये सारे कहां कहां हैं तो फिर वो आप उस तरह से निकाल सकते हैं। या तो इन दो का नहीं पता था, बस ये लाइन वाले का जवाब पता था, तो भी आप जवाब तक पहुंच सकते हैं। तो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल भी है। ये अतिरिक्त जानकारी आपको मिल गई। ठीक है, उत्तर आपको मिल चुका है। अगले जानकारी पे आने के पहले आप देखें तो बिहार के क्षेत्र में कांवर झील यहाँ पर है। अब कांवर झील के बारे में इसे कंवरताल झील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा गंडक नदी के विसर्ग के कारण बनी है, गंगा की जो सहायक नदी है उसके कारण बनी है। सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों को कवर करती है। इसके अलावा जो मध्य एशियाई फ्लाईवे हैं उनका यहाँ पर आना, 58 प्रवासी जल पक्षी यहाँ प्रवास करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हम अगर देखें तो गिद्ध की 3 प्रजातियां भी यहाँ देखने को मिल जाएंगी। चलिए अब आगे देखते हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए, इसका नाम सिमुल रेशमी कपास वृक्ष से लिया गया है। बी, यह 2009 से यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व के नेटवर्क का हिस्सा रहा है। सी, यह सिमलीपाल कुलडीहा हथगढ़ हाथी रिजर्व का हिस्सा है, जिसे मयूरभंज हाथी रिजर्व के नाम से जाना जाता है। और डी है, यह झारखंड राज्य में स्थित है। अब इनमें से अगर एक ही बात गलत है, 3 सही है, तो 3 जानकारियों को आप कलेक्ट कर लीजिएगा। तो सही जवाब क्या है?
सही जवाब मतलब ये बताना है कि इनमें से गलत कौन सा है, तो वो है डी, यह झारखंड राज्य में स्थित है। कौन? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, क्योंकि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व यह ओडिशा में है। ठीक है, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? ओडिशा में है। तो बाकी बातें, इसका नाम किससे पड़ा, ये बात सही होगी। सिमुल रेशमी कपास वृक्ष से लिया गया है, ये भी सही है। 2009 में यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व के नेटवर्क का हिस्सा बनाया गया, ये भी सही है। और सिमलीपाल कुलडीहा हथगढ़ हाथी रिजर्व का एक हिस्सा है, ये बात भी सही है। सारी बस ये गलत है। ठीक है, अब चलिए आगे देख लीजिए। एक अभ्यास प्रश्न है जिसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो अगले सेशन में हम इस पर चर्चा करेंगे कि इसे भारत का सबसे अधिक संकटग्रस्त पक्षी माना जाता है। दूसरा, इसे प्रमुख घास भूमि प्रजाति माना जाता है, जो घास भूमि पारिस्थितिकी के स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करती है। और तीसरा, इसकी जनसंख्या मुख्यतः राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है। अब आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है। ए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बी ऑलिव रिडले कछुआ, सी नीलगिरी थार और डी ऊद बिलाव। तो चल बताइए, इसको कमेंट करके प्रयास कीजिए जवाब देने का, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।